हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द एमएमए दोस्त यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपनी एमएमए कम्युनिटी में डेवलप हो रही यहाँ पर नई नई स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग एलेक्स पेरेरा, हमजा चिमाएव और तो और इस हफ्ते एक बॉक्सिंग फाइट होने वाली है कैनेलो अल्वारेज टेरेंस क्रॉफर्ड के बीच में। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर कैनेलो ने बॉक्सिंग से रिगार्डिंग काफी सारी चीजें बोली हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले अपनी एमएमए कम्युनिटी को कवर करते हैं। बेसिकली एमएमए कम्युनिटी के अंदर लास्ट वीक एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जो रोगन ने, जब उन्होंने अपने पॉडकास्ट के ऊपर ये बोला कि वो हबीब नुरमागोमेडोव को कभी भी अनडिफीटेड नहीं मानते। उनको ऐसा लगता है कि ग्लीसन टिबाओ के अगेंस्ट जो फाइट हुई थी हबीब नुरमागोमेडोव की, उसमें हबीब यहां पर फाइट को हारे थे और इसी के कारण हबीब का रिकॉर्ड अनडिफीटेड वो नहीं मान सकते। ऐसा स्टेटमेंट यहां पे जो रोगन ने दिया है और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि जो रोगन ने रिलेटिवली कभी ना कभी अपने पॉडकास्ट में यहां पर हबीब की तारीफ ही करी है, उनके वर्क एथिक को लेके, उनकी फाइटिंग एबिलिटी को लेके। लेकिन उनका ऐसा कहना कि हबीब नुरमागोमेडोव अनडिफीटेड उनके हिसाब से नहीं है, क्योंकि ग्लीसन टिबाओ ने यहां पर एक बहुत तगड़ी टक्कर दी थी हबीब नुरमागोमेडोव को इनकी फाइट में, तो वो ग्लीसन टिबाओ को उस फाइट का विनर मानते हैं। तो भाइयों, जिनको नहीं पता उनको मैं यहां पर बता दूं, जो यहां पर यूएफसी के अंदर नया है, यहां पर 2012 में जब यूएफसी के अंदर हबीब नुरमागोमेडोव का कैरियर जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, तो उनकी फाइट एक ग्लीसन टिबाओ करके एक फाइटर के साथ हुई थी। और बहुत सारे लोग यहां पर ये बोलते हैं कि ग्लीसन टिबाओ ने यहां पर यूएफसी के अंदर हबीब नुरमागोमेडोव को हराया था, क्योंकि वो एक फाइट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव फाइट थी। आपने जो यूजुअल हबीब की फाइट्स देखी होगी जिसमें वो डोमिनेट करते थे, उस तरीके की परफॉर्मेंस वहां पर उनकी नहीं निकल के आई थी। और तो और यहां पर हबीब नुरमागोमेडोव ने 13 टेकडाउन अटेम्प्ट्स करे थे ग्लीसन टिबाओ के ऊपर और एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। वो सक्सेसफुली टिबाओ को टेकडाउन नहीं कर पाए थे। ऑन द अदर हैंड टिबाओ ने एक सिग्निफिकेंट टेकडाउन करा था। तो इन सारी चीजों के कारण यहां पे लोगों का ऐसा मानना है कि टिबाओ ने तो हबीब को हराया था, बट डिसीजन गलत तरीके से गया था और इसी के कारण टिबाओ यहां पर विनर था। हबीब नुरमागोमेडोव को यहां पर अनडिफीटेड रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। अब भाई फाइट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक्स और सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स में ग्लीसन टिबाओ यहां पर थोड़े बहुत मार्जिन से हबीब से आगे थे, बट जो पूरी ओवरऑल एक्टिविटी थी वो हबीब की ज्यादा दिखी उस फाइट के अंदर। काफी सारा ग्राउंड कंट्रोल और काफी सारा यहां पर ऑक्टागन कंट्रोल करा हबीब नुरमागोमेडोव ने, अग्रेसिव पुश करा पूरे फाइट के टाइम पे। तो इन सारी चीजों के कारण यहां पर हबीब नुरमागोमेडोव को विक्ट्री दी गई थी, यहां पर उनको उनके फेवर में यहां पर डिसीजन आया था। और आप सब अगर इस फाइट के बारे में मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे कट टू कट, तो यहां पे जो ये फाइट थी मेरे हिसाब से एक बहुत क्लोज फाइट थी फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज की यहां पर हबीब नुरमागोमेडोव को इसका विनर दे दिया गया था, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनली मुझे ये एक सही विनर लगता है कि चलो हबीब को भी यहां पर दिया गया, कि मुझे ऐसा लगता है कि हबीब को भी यहां पर विक्ट्री मिली, वो एक सही डिसीजन थी। क्योंकि क्लोज फाइट्स में हमेशा आप सबको बताता हूं कि वो किसी भी तरीके से जा सकते हैं, हम हर क्लोज फाइट को एक रॉबरी नहीं बोल सकते। इवन दो ये बहुत कंट्रोवर्शियल और क्लोज फाइट थी, बट मेरे हिसाब से इसका विनर हबीब नुरमागोमेडोव ही थे। और तो और भाइयों, एक और सिग्निफिकेंट पेक्युलरिटी इस फाइट के बारे में लोग मिस कर देते हैं, वो ये है कि ग्लीसन टिबाओ को इस फाइट में यहां पे पीडीज के लिए भी पकड़ा गया था। लेटर ऑन इस फाइट के बाद उनको यहां पर बैन भी लगा था, उन्होंने पीडीज यूज करे थे, ये कंफर्म भी हुआ था। और इसी के कारण टिबाओ की इस तरीके की परफॉर्मेंस निकल के आई थी और बेसिकली एक क्लीन फाइटर नहीं था ग्लीसन टिबाओ। और जैसे ही फिर उसने पीडीज छोड़ी और वापस से वो यूएफसी के अंदर आया, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिर गई थी। ऐसा नहीं था कि टिबाओ का कोई बहुत तगड़ा यूएफसी कैरियर निकल के आया इस फाइट के बाद या उसने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाई। जैसे ही उसके ऊपर पीडीज के एलिगेशंस लगे, बैन लगा, सस्पेंशन हुआ, उसके बाद उसने पीडीज छोड़ी, वापस आया। तो इस्लाम महाचेव की भी यहां पर फाइट हुई थी ग्लीसन टिबाओ के साथ और इस्लाम महाचेव ने राउंड 1 के अंदर ही नॉकआउट कर दिया था ग्लीसन टिबाओ को। तो आप समझ सकते हो कि ओवरऑल ये कितनी ज्यादा बड़ी राइवलरी थी उस टाइम पर। बेसिकली हबीब का बदला ले लिया था यहां पर इस्लाम ने फर्स्ट राउंड के अंदर ही ग्लीसन टिबाओ से। और एक तो जो ये फैक्टर आ गया, यहां पे पीडीज ले रखे थे उस फाइटर ने, तो ऑलरेडी फिर उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा गिर जाती है। और जो रोगन ने ये तो बोल दिया कि ग्लीसन टिबाओ ने यहां पर हरा दिया था हबीब नुरमागोमेडोव को, बट इसको यहां पर फैक्टर इन नहीं करा कि उसने पीडीज का यूज करा था और वो उस चीज के लिए पकड़ा भी गया था और उसमें सस्पेंशन भी लगा था उस चीज का। और ओवरऑल भी भाइयों यहां पर इन सारी फाइट्स को डिग अप करना इस टाइम पे बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाते, क्योंकि आप सब देख सकते हैं ऑलमोस्ट 13 साल पहले की फाइट है वो, और हबीब का उस समय कैरियर जस्ट स्टार्ट हुआ था और वो फिर भी हबीब के फेवर में गया था डिसीजन। और ऐसे हम सारे क्लोज फाइट के डिसीजंस को अपोजिट बोलने लगे तो बहुत सारी ऐसी फाइट्स निकल के आएंगी यूएफसी की, मुझे ऐसा लगता है, जिसके फिर हम विनर किसी को मान ही नहीं सकते। फिर तो जजेस के डिसीजन का कोई यहाँ पर वैल्यू ही नहीं होता, क्योंकि जजेस ने डिसीजन बोला, फिर बाहर से लोग यहाँ पर उसको मान ही नहीं रहे, तो फिर ओवरऑल स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी भी खराब हो गई। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीजन यहाँ पे दे दिया गया है वो दे दिया गया है, वो अटमोस्ट फाइनल होता है, किसी के फिर मानने ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं सिर्फ हबीब के केस में ही नहीं बोल रहा, जॉन जोन्स के केस में भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल फाइट्स है, कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, उसमें भी मैं बोलता हूँ कि जो फाइनल डिसीजन आया है वही यहाँ पर विनर निकल के आएगा, जिसको जजेस ने यहाँ पे अनाउंस करा है वही यहाँ पे विनर निकल गया है। चाहे जॉन जोन्स वाला केस हो, चाहे शॉन
मैली पीटरयान वाली फाइट हो या हबीब ग्लीसन टिबाओ वाली फाइट हो, सारी फाइट्स में मुझे ऐसा लगता है एक यूनिवर्सली यही फॉलो करना चाहिए कि जो जजेस ने फाइनल डिसीजन दे दिया वो दे दिया, भले वो बहुत ज्यादा अजीब डिसीजन हो, उससे मान नहीं सकते दिस दैट, बट मानना हो तो फाइनल वही होगा, रिकॉर्ड पे तो वही चढ़ता है। तो अनडिफीटेड तो हबीब नुरमागोमेडोव है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हमजा चिमाएव यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन में। तो हमजा चिमाएव ने बेसिकली ऐसा हिंट करा है कि वो यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में यहाँ पर फाइट करना चाहते हैं। उन्होंने एक इमोजी ट्वीट करा है जिसमें यूएफसी के व्हाइट हाउस का यहाँ पर बना हुआ था। बेसिकली उन्होंने हिंट करा है कि शायद वो यहाँ पर जुलाई के अंदर जो अगले साल यूएफसी का व्हाइट हाउस इवेंट होने वाला है उसमें फाइट करने वाले, उनको फाइट करवा सकती है यूएफसी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बस वापस से हमजा चिमाएव रैंडम ट्रोलिंग कर रहा है जो ट्विटर पे ऊपर करते रहता है। हमजा चिमाएव का ऐसा कहना है कि वो व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट करना चाहता है, लेकिन अगर आप डेना वाइट को पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो उसके लिए ये अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है डेना वाइट के लिए तो वो है व्हाइट हाउस कार्ड का इवेंट। वो अभी से ही उसकी प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर चुका है डेना वाइट। अगर आप बेसिकली आपने अगर यूएफसी फॉलो करा है तो आप सबको समझ में आएगा यूएफसी 300 के लिए डेना वाइट इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि यूएफसी 300 के बारे में जब भी पूछा जाता था डेना वाइट से तो डेना वाइट का ऐसा कहना था जब ये यूएफसी 300 आएगा तब देखा जाएगा, तब यहाँ पर बातें करी जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ पे 7, 8, 9, 10 महीने बचे हुए हैं, बट स्टिल डेना वाइट यहाँ पे फुल एक्साइटेड है यूएफसी व्हाइट हाउस के कार्ड के लिए। तो आप समझ सकते हो कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड। और डेना वाइट ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया है व्हाइट हाउस के कार्ड के रिगार्डिंग, और उसका ऐसा कहना है कि वो सिर्फ यहाँ पर एक रिलायबल फाइटर्स को चूज करने वाला है यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड के लिए। ऐसे फाइटर्स जो कि एकदम फुल प्रूफ फाइट करेंगे ही यहाँ पर, वो यूएफसी का इवेंट स्पॉइल नहीं करेंगे। और पास में जिन भी फाइटर्स ने यहाँ पे फाइट कैंसिल नहीं करी है, यूएफसी को अच्छे फाइट्स निकाल के दिए, सिर्फ उनको ही चांस मिलने वाला है व्हाइट हाउस कार्ड के लिए। जैसे जॉन जोन्स, हमजा चिमाएव जैसे फाइटर्स जो कि कंसिडरेबली अनरिलायबल है, उनके फाइट्स बहुत ज्यादा कैंसिल होती है, वेट मिसेस वगैरह दिखने को मिले, तो इन सारे फाइटर्स को यहाँ पर डेना वाइट चांस नहीं देने वाले। वो रिलायबल फाइटर्स जो कि बहुत कम वेट मिसेस और बहुत कम इवेंट कैंसिल करते, सिर्फ उनके साथ जाने वाली है यूएफसी। बाकी भाइयों यूएफसी के इस कार्ड के बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ये कार्ड तो अगले साल होने वाला है, बट इस साल अगले महीने यहाँ पर एक कार्ड होने वाला है जिसमें मागोमेड एंक्लेव और एलेक्स पेरेरा की फाइट होने वाली है। और एलेक्स पेरेरा ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एलेक्स पेरेरा को नहीं देना चाहिए ऐसा स्टेटमेंट। बेसिकली एलेक्स पेरेरा ने यहाँ पर थोड़ा रिग्रेट दिखाया कि जब वो चैंपियन थे तो वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव थे, जल्दी जल्दी उन्होंने फाइट्स ली और वो ज्यादा बेटर तरीके से अगर फाइट्स चूज करते, बेटर अपॉर्चुनिटीज पे जाते तो वो और लंबे टाइम तक चैंपियन रह सकते थे। और एलेक्स पेरेरा ने बेसिकली ऐसा कहा है कि जब वो यहाँ पर चैंपियन वापस बन जाएंगे तो वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहने वाले हैं यहाँ पर यूएफसी के अंदर। ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने दिया है। अब भाई ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट भी हो सकता है। एलेक्स पेरेरा जैसा फाइटर जो इतनी बार कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा था, साल में 3-3 बार, ऑब्वियसली वो बार बार फाइट नहीं कर सकता है यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स पे। इस लेवल पे अगर आपने साल में 3 बार फाइट कर ली तो मतलब आप पूरे टाइम यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह ही कर रहे हो, पूरे टाइम आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप ही चल रही है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी नहीं होता कि इतने टाइम तक कोई फाइटर फाइट करे। लेकिन एलेक्स पेरेरा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने कैरियर में है इस टाइम पे, उस टाइम पे उनका ऐसा स्टेटमेंट निकल के आना मेरे दिमाग में एक डाउट ऐसा डालता है कि क्या एलेक्स पेरेरा यहाँ पे रिटायरमेंट का यहाँ पे सोच रहे हैं या वो उतनी ज्यादा फुल्ली मोटिवेटेड नहीं है फाइट करने के लिए। क्योंकि एलेक्स पेरेरा ने हमेशा बार बार फाइट करने की बातें करी है। अब उनका ऐसा कहना है कि जब वो चैंपियन अगर दोबारा बन जाते हैं तो पहला डाउट यहाँ पर उनके दिमाग में यहाँ पर यही क्रिएट हो रहा है या पूरी तरीके से मोटिवेशन नहीं आ रही कि अगर चैंपियन में बन जाता हूं तो चैंपियन बनने के बाद मैं वापस उतनी सारी फाइट्स नहीं करूंगा। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव स्टेटमेंट जा रहा है, नेगेटिव भी नहीं बट आप समझ सकते हो कि एक पॉइंट ऑफ ऐसा कि उतनी ज्यादा मोटिवेशन नहीं निकल के आ रही है फाइटर के अंदर, वो उतना ज्यादा फाइट नहीं करना चाह रहे। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो अपने कैरियर को बेटर प्लान करना चाह रहे हो, बेटर मैनेज करना चाह रहे हो। मैं पूरी तरीके से रॉन्ग भी हो सकता हूं, बट एलेक्स पेरेरा की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट, अनमोटिवेटेड स्टेटमेंट निकल के आना, आई होप आप सब समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक अच्छा लाइट में नहीं डालता उनके पूरे कैंप को। फाइट से 2-3 वीक्स पहले यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट्स आना, आई जस्ट होप भाइयों कि यहाँ पर एलेक्स पेरेरा बस एक वन लास्ट फाइट या एक वन लास्ट टाइटल फाइट ना करने आ रहे हो, वो एक प्रॉपर तरीके से मोटिवेटेड हो, मागोमेड एंक्लेव को अच्छा खासा टक्कर देने आ रहे हो और एक वापस से यूएफसी के लाइट हेवीवेट चैंपियनशिप को एक्चुअली जीतने आ रहे हो, ना कि बस एक फाइट या एक बिग पेडे लेने आ रहे हो। तो इस तरीके का यहाँ पर मुझे डर लग रहा है ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर बॉक्सिंग के बारे में। इस हफ्ते एक बहुत बड़ी बॉक्सिंग फाइट होने वाली है जिसके बारे में मैंने आप सबको लास्ट वीडियो के अंदर पूरी डिटेल वगैरह बताई थी। आप सबको पता है यहाँ पर टेरेंस क्रॉफर्ड वर्सेस कैनेलो एल्वारेज की फाइट होने वाली है और इस फाइट का यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। यूएफसी प्रोमोटर डेना वाइट इसको पूरी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, यूएफसी के चैनल्स पे भी इसकी वीडियो, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह दिखाई थे। तो यूएफसी भी इस फाइट के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व है और बेसिकली कैनेलो ने यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। और ओवरऑल पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कैनेलो और प्रोमोटर्स के बीच में थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस दिखा। बेसिकली यहाँ पर जो डेना वाइट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, टर्किश अल्सिक का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लोगों का ऐसा मानना है कि बॉक्सिंग बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और उनकी तरफ से ऐसा ही स्टेटमेंट आ रहा है कि ये
दोनों मिलकर, डेना वाइट मिलकर बॉक्सिंग को बहुत ज्यादा बड़ा बना देंगी, ऐसा स्टेटमेंट बेसिकली डाला जा रहा है। तो कैनेलो ने इसको डिफेंड करते हुए बेसिकली यही बोला कि बॉक्सिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी है और ये जो नया सिस्टम यहाँ पे डेना वाइट और के अल्शेक लेके आने वाले, ये डेफिनेटली इसको और ज्यादा ग्रो करवाएगा। बट बॉक्सिंग अपने आप में ही एक बहुत इंडिपेंडेंट स्पोर्ट है, बहुत बड़ा स्पोर्ट है। एनबीए एनएफएल से इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, और एनबीए एनएफएल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बॉक्सिंग अपने आप में भी है। तो यहां पर कैनेलो ने इसको डिफेंड करा और मुझे लगता है कि कैनेलो का ये बहुत क्लास स्टेटमेंट था, क्योंकि बॉक्सिंग को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, अब मैं डेना वाइट की कोई बुराई नहीं कर रहा कि वो खराब कर देगा बॉक्सिंग को, ये कर देगा वो कर देगा, बट जिस पर्सपेक्टिव से डेना वाइट यहाँ पे बॉक्सिंग को ऐसा सोचता है कि वो पूरी तरीके से रूइंड स्पोर्ट है, खराब स्पोर्ट है, इसकी मैनेजमेंट सबसे बेकार है, ऐसा भी नहीं, इतना ज्यादा एग्जैजरेट भी नहीं करना। बॉक्सिंग काफी अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए आ रहा है। डेफिनेटली बीच में करप्शन, बहुत सारी चीजें, रिकॉर्ड पैडिंग वगैरह हुई है, इस चीज को डिनाई नहीं करा जा सकता है, बट बॉक्सिंग यहाँ पर अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है। पिछले 2 सालों के अंदर से मैंने देखा अच्छी अच्छी फाइट्स निकल के आ रही है, अच्छे अच्छे मैनेजर्स, एडी हर्न ने बहुत सारे फाइट्स पुटअप करे, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे चल रही है। और बॉक्सिंग अपने आप में ही एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट स्पोर्ट है। जो टैग डाल दिया था बाहर के स्पोर्ट्स वाले ने और दूसरे स्पोर्ट्स ने कि बॉक्सिंग एक डेड स्पोर्ट है, मुझे तो नहीं लगता कि डेड स्पोर्ट है, फार फ्रॉम डेड स्पोर्ट है। तो डेफिनेटली इन सारी चीजों की तरीके से चलेगी। डेना वाइट, टर्किश अल्शेक के आने के बाद यहाँ पे डेफिनेटली और ज्यादा ग्रो होगा, स्केल और ज्यादा बढ़ेगा, फाइट्स और ज्यादा पॉपुलर होंगी, मेन स्ट्रीम होंगी, ये सारी चीजें होंगी और ये सारी चीजों को वेलकम भी किया जा रहा है। बट बॉक्सिंग को ऐसे पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। बाकी भाइयों, एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है इस वीकेंड कैनेलो अल्वारेस और टेरेंस क्रॉफर्ड के बीच में। इस बारे में और ज्यादा डिटेल्स चाहिए, मेरे प्रेडिक्शन चाहिए और सारे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सबको अपडेट कर दूंगा। तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे आप सबको लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का। टिल देन भाइयों, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।